हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने परिवार माइंड बूस्टर स्टडी में। एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। उम्मीद करता हूं कि आपकी जो तैयारी है वो आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम करेंगे अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स, जिसमें पार्ट 1 हम पहले देख चुके हैं और ये हमारा रहेगा पार्ट 2। तो ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स और हिमाचल में कुछ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर कुछ सर्वेज जो न्यूज़ में हैं, और प्लेसेस इन न्यूज़ जो हिमाचल के कुछ प्रमुख प्लेसेस हैं। उसके बाद जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जो इंपॉर्टेंट स्कीम न्यूज़ में आए हैं। और उसके बाद हम कुछ साइंटिफिक टर्म्स के ऊपर बात करेंगे, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी रहने वाली है। तो समय का सदुपयोग करते हुए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो चैनल पे नए हैं वो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो रहेगा, जोड़ मेला हिमाचल प्रदेश में कहाँ लगाया जाता है। जोड़ मेला, देखो बहुत से स्टूडेंट्स इस मेले से वाकिफ नहीं होंगे, परंतु मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो मेला है ये रिसेंटली न्यूज़ में है, और ये 25 अप्रैल से 5 मई के बीच में लगाया गया है। तो कहाँ लगाया गया है? मनाली, रामपुर, नाहन, परागपुर। राइट आंसर इसका रहेगा नाहन, सिरमौर में। और इसके पीछे की जो स्टोरी है क्या है कि इस दिन जो 30 अप्रैल का दिन है, 30 अप्रैल को सिरमौर के एक राजा होते थे, मेदिनी प्रकाश। उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह को अपने पास बुलाया था। और किस लिए बुलाया था? उनका एक डिस्प्यूट चल रहा था उत्तराखंड के राजा के साथ, ज़मीन को लेके एक विवाद था। क्या था? विवाद। तो गुरु गोबिंद सिंह ने बिना किसी फाइट से, बिना किसी लड़ाई के, उन दोनों का जो आपसी समझौता करवाया था उसमें। तो उस समय से लेके आज तक ये दिन जो है त्योहार के रूप में मनाया जाता है, एक मेले के रूप में मनाया जाता है। और ये अभी 340वां 340वां मेला है। और ये जो डेट आप नोट कर लेंगे उसमें, 30 अप्रैल 1685, जिस दिन मेदिनी प्रकाश ने गुरु गोविंद सिंह को बुलाया था। तो ये मेला आजकल चल रहा है और न्यूज़ में भी है। तो आप सब ने इसको ध्यान में रखना है और अपने नोट्स में नोट डाउन करना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि माइंड बूस्टर स्टडी की तरफ से हिमाचल प्रदेश कांस्टेबल का जो अभी एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए एक मॉक टेस्ट सीरीज बनाई गई है, जिसमें फुल लेंथ मॉक टेस्ट बनाए गए हैं और 10 मॉक टेस्ट उसमें रहेंगे। ये मात्र आपको 149 रुपीज़ में मिलेगी। ये पहले ये ऑफर जो है फर्स्ट 500 स्टूडेंट्स के लिए था, परंतु कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड के ऊपर इस ऑफर को दोबारा फिर से लगा दिया गया है। तो आप ये मॉक टेस्ट परचेज करने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें। आपको मॉक टेस्ट सिर्फ इसी नंबर से मिलेंगे। बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। हिमाचल में निर्माण अधीन जलोड़ी जोत टनल की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए है 1.5 किलोमीटर, बी है 2.27, सी है 4.15, डी है 6.17। हमारा जो राइट आंसर रहेगा इसमें वो रहेगा 4.15 किलोमीटर। ये आपकी टनल मंडी को कुल्लू से जोड़ेगी, मंडी को कुल्लू से जोड़ेगी। और इसके मेन पॉइंट मैं आपको बताता चलूँ कि कहाँ से कहाँ तक बनेगी। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है। तो ये बनेगी आपकी भारगोल खड्ड से सोझा कैंची। क्या है? भारगोल खड्ड से सोझा कैंची के बीच में ये आपकी टनल बनने वाली है। और ये जो टनल है इसके बनने से जो कनेक्टिविटी है उसको 12 मंथ की कनेक्टिविटी को सुचारू रूप से चलाया जाएगा, क्योंकि जोत की वजह से, बर्फ़ पड़ने से कनेक्टिविटी टूट जाती थी। ठीक है। और मोटा आपको मैं अगर बताता चलूँ कि जो हमारे साइड से, जैसे शिमला वाली साइड से, पाली साइड से, आनी से और परली साइड बंजार को ये टनल जो है निकलेगी। ठीक है। आनी और बंजार को ये कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। ठीक है। और आपको ये भी पूछा जा सकता है कि इस टनल से कौन सी 2 वैलीज कनेक्ट होंगी। तो एक सतलुज वैली कहाँ? आनी वाली साइड से। सतलुज वैली से परली वाली साइड तीर्थन वैली है। कौन सी है? तीर्थन वैली। तो आपने ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है? एक तो इसकी लेंथ ध्यान में रखनी है, दूसरा ये मंडी और कुल्लू को, 2 डिस्ट्रिक्ट को जोड़ेगी। और वैलीज कौन कौन सी हैं? सतलुज और तीर्थन। और मेन जो इसके 2 पॉइंट्स है, जो जहाँ पे 2 एंड होंगे इसके, भारगोल खड्ड से सोझा कैंची। ठीक है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। हिम तरंग क्या है? देखो स्टूडेंट्स, हर एक क्वेश्चन में मैं आपको ऑप्शन लेके नहीं आऊँगा, क्योंकि जो करंट अफेयर हैं उसका मतलब होता है कि करंट में जो चीज़ें चल रही हैं वो आपने वो फैक्ट पढ़ना है, वो फैक्ट समझना है कि क्या है। ज़रूरी नहीं है कि जिस प्रकार से यहाँ पे हम क्वेश्चन लगा के आपको
डिस्प्ले करते हैं उसी तरीके से आपको पेपर में आ जाएगा। हो सकता है कि मैं आपको हिमतरंग के बारे में 5 फैक्ट्स यहाँ पे बताऊँ और उन 5 में से कोई एक फैक्ट आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। तो हिमतरंग के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में है, क्योंकि एचपी गवर्नमेंट की जो कॉरपोरेशन है एचपीएमसी, इन्होंने एक वाटर बॉटल, जैसे बिस्लेरी है ना, बिस्लेरी को आपने मार्केट में देखा है और अन्य जो पानी की बोतलें हैं ब्रांडिंग है, वैसे ही एक वाटर बॉटल निकाली है। किस किस नाम से? पेयजल, अगर बात करें पेयजल को बेहतर गुणवत्ता प्रदान करने के लिए ये वाटर बॉटल निकाली गई है और इसका नाम रखा है हिम तरंग। क्या नाम रखा गया है? हिम तरंग। इसके साथ साथ हिम तरंग को एज ए ब्रांड नेम भी यूज़ किया गया है। क्यों? क्योंकि इसी नाम से कुछ और चीज़ें भी हैं जो एचपीएमसी ने निकाली हैं, जैसे आपके लिए स्क्वैश हो गया, स्क्वैश आई थिंक आप सब जानते होंगे, और बिकल्स हो गया, अचार होंगे। स्क्वैश होता है जो कंसंट्रेटेड फॉर्म में कोई जूस होता है, उसको स्क्वैश बोलते हैं हम, ठीक है। तो इसमें पानी मिला के फिर हम दोबारा, जैसे इनका स्क्वैश आता है, लीची का स्क्वैश आता है, आपने पिया होगा, ठीक है। तो हिम तरंग अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा तो आपने बोलना है, सॉरी, आपने इसको टिक करके आना है कि जो वाटर बॉटल है, अगर या तो ये ऑप्शन होगा या इसमें स्क्वैश वाला ऑप्शन होगा या पिकल का, ये एक ब्रांड नेम बन चुका है और इसके अंडर 4-5 प्रोडक्ट जो है एचपीएमसी ने लॉन्च किए हुए हैं, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलासपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी चैंपियनशिप में टीम कैटेगरी में पहला स्थान किस दल ने हासिल किया? थोड़ा सा टाइपिस्ट ना कई बार गलतियां कर देते हैं, ठीक है, तो आपने इग्नोर कर लेना है और अच्छी अच्छी चीज़ों को सीख लेना है यहाँ से, ठीक है। सो इसमें है चलो चंबा टीम, कहलोर एडवेंचर, योंगवा कोर और प्रोजेक्ट 777। देखो मैं आपको बताता चलूँ, पहले तो हम बात कर लेंगे कि ये जो पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी चैंपियनशिप है वो कहाँ पे करवाई गई। ये करवाई गई आपके बंदला, जहाँ पे हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, ठीक है। और ये आपका इवेंट चला था 23 मार्च से लेके 27 मार्च के बीच में, ठीक है। नलवाड़ी मेले के टाइम में चला था, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट आपको पता लग गया। इसमें जो विनिंग टीम है वो हमारी थी चलो चंबा, और इस टीम को लीड जो कर रहे थे वो थे अक्षय सिंह। कौन थे? अक्षय सिंह। अब क्यों इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें एक प्राइज़ दिया गया है जो कि जिसका कीमत थी 1,00,000 रुपए। 1,00,000 रुपए का चेक दिया गया था, ठीक है। और ख़ास बात ये है कि इस चैंपियनशिप में बहुत अलग-अलग देशों से जो टीमें आई हुई थी, ठीक है। जैसे ये टीम है योंगवा कोर नहीं है, वैसे कोरिया की टीम है, तो ये कोरिया आपने याद रखना है इससे। और प्रोजेक्ट 777 किसकी टीम थी? ये थी आपकी नेपाल की टीम, ठीक है। तो गौरव की बात है कि हमारे हिमाचल का एक युवक अक्षय सिंह, जिन्होंने फाइनल राउंड में जो है उन्होंने एक क्या था इसमें कि जो लुहणु ग्राउंड है उसमें इस प्रकार से कुछ मार्किंग की गई थी और ऊपर से उतरना था और बिल्कुल उस पॉइंट पे उतरना था जहाँ पे वो मार्किंग की गई थी, तभी इसको बोला गया है एक्यूरेसी चैंपियनशिप। एक्यूरेसी देखनी थी कि जो पैराग्लाइडर्स होते हैं क्या वो एक्यूरेट तरीके से किसी पॉइंट पे लैंड कर सकते हैं, तो वो एक्यूरेसी का ये एक पूरा इवेंट था और उसमें हमारे चंबा से अक्षय सिंह ने प्रथम स्थान, जो उनकी टीम थी उसने प्रथम स्थान उसमें हासिल किया है। सो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ रही होंगी। हमारा जो नेक्स्ट है इसमें है घरेलू हवाई अड्डा ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण 2024 पुरस्कार में प्रथम स्थान किसने हासिल किया? देखो मैंने ऊपर आपको लिखा था कि हम इसमें सर्वे भी करेंगे, तो हिमाचल पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा सर्वे जो है अभी ज़रूरी है, तो ये हाल ही में 1 अप्रैल को लॉन्च हुआ है, ठीक है। और इसमें पूछा गया है कि जितने भी हवाई अड्डे जिनका सर्वेक्षण हुआ, पूरे देश में 100 ऐसे अड्डों का सर्वेक्षण हुआ। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये सर्वेक्षण किया है, एएआई ने। आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये रिपोर्ट किसने लॉन्च की है, ठीक है, तो आपने इसमें ध्यान रखना है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये जो 100 हवाई अड्डों का सर्वेक्षण किया गया है उसमें क्या देखा गया है कि जब भी कोई कस्टमर इन एयरलाइंस में आता है जाता है तो वहाँ पे उसको क्या क्या हॉस्पिटैलिटीज़ या क्या यूटिलिटीज़ या क्या फैसिलिटीज़ उसको मिल पाती हैं और वो उन स्टाफ से कितना खुश होता है, कितना उनकी सर्विसेज से खुश होता है, तो उस चीज़ को लेके ये एक सर्वेक्षण करवाया गया था। और इसका जो राइट आंसर रहेगा वो गग्गल रहेगा, गग्गल कांगड़ा। तो ये हमारे लिए एक प्राउड की बात है कि पूरी इंडिया में गग्गल कांगड़ा को ये वाला पुरस्कार अभी प्रदान किया गया है, ठीक है। सो आपको मैं थोड़ा सा बताता भी चलूँ, ये हमारा जो कांगड़ा का एयरपोर्ट है, ये इसकी फ़ोटो मैंने आपके देखने के लिए लगाई हुई है। चीज़ें देख के जल्दी याद होती हैं, ठीक है। थोड़ा सा और मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे पूछेंगे कि गग्गल के बाद जो सेकंड नंबर है वो किसको मिला है, वो मिला है राजमुंदरी एयरपोर्ट। राजमुंदरी एयरपोर्ट,
कुछ स्टूडेंट्स का मानना है कि सर आप थोड़ा क्लियर लिखा करो। देखो मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैं आपको क्लियर लिख के दूँ, पर ये जो मेथड होता है, जिस मेथड को हम यूज़ करते हैं लिखने के लिए, उसमें इतनी एक्यूरेसी नहीं आ पाती इतनी जल्दी से। तो आपने मेरी वॉइस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है? वॉइस के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखना है कि सर बोल क्या रहे हैं, ठीक है? वैसे मैं बहुत क्लियर लिखता हूँ आपके लिए, ठीक है? और इसमें जो थर्ड नंबर था वो रहा था मदुराई मदुराई एयरपोर्ट, मदुराई एयरपोर्ट, ठीक है? और ये कहाँ पे है? मद्रास में, मद्रास, चेन्नई में, ठीक है? तो आपने क्या क्या ध्यान रखना है इसमें? नंबर 1 किसको मिला है? गग्गल को मिला है, और 2 पे राजमुंदरी, और सी पे मदुराई, ठीक है? मतलब थर्ड पे मदुराई। तो और लॉन्च किसने की थी ये वाली जो सर्वेक्षण रिपोर्ट थी? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और कितने एयरपोर्टों को शामिल किया गया था? 100 एयरपोर्टों में से नंबर 1 किसको मिला है? गग्गल को, ठीक है? सो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखो कुछ क्वेश्चंस में मैंने ऑप्शन नहीं लिए हैं, मैंने पहले भी बोला है आपको, हमें कंसेप्ट समझना है और कंसेप्ट के बाद हमें उस पर जाना है। तो नेक्स्ट है हमारा सरागढ़ कुफर स्थान हिमाचल प्रदेश में कहाँ स्थित है? वैसे इसका पूरा नाम हमने लिखा है यहाँ पे सरागढ़ कुफर। आप सबने सुना होगा कि जो गढ़ कुफर लेक है वो कहाँ पे है, ठीक है? ये सबको पता लग ही चुका होगा। तो जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बताता चलूँ, ये ठियोग में है, और ठियोग जो है शिमला में पड़ता है। आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि ठियोग रियासत की जो स्थापना थी वो किस राजा ने की थी, ठीक है? तो अब हम ये जान लेते हैं कि ये जो प्लेस है वो इतना रेलेवेंट क्यों है हिमाचल पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये रिसेंटली न्यूज़ में था। हुआ ऐसा कि अभी हाल ही में हमारे कुछ प्रतिनिधि वहाँ पे गए थे, और उन्होंने देखा कि वहाँ पे इतनी अच्छी लेक है वहाँ पे, ठीक है? परंतु इस लेक के 25 किलोमीटर दायरे में, 25 किलोमीटर के दायरे में कोई भी रेस्ट हाउस नहीं है, जो कि टूरिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए एक थोड़ा सा सुविधाजनक नहीं है। तो उस चीज़ के लिए हमारे सीएम साहब ने ये फैसला लिया है कि यहाँ पे एक रेस्ट हाउस बनाया जाएगा, ठीक है? क्या बनाया जाएगा? रेस्ट हाउस बनाया जाएगा, जिससे कोई भी अगर पर्यटक जो टूरिस्ट हैं, आपको तो पता है कि हिमाचल एक टूरिज्म प्रधान राज्य है, तो जो हमारी इकोनॉमी है उसमें टूरिज्म का बहुत बड़ा रोल है। 7.8% जो हमारी इकोनॉमी है वो वहाँ से रन होती है। तो इस उनको सुविधा प्रदान करने के लिए यहाँ पे रेस्ट हाउस बनाया जाएगा, ठीक है? तो इसलिए ये चीज़ न्यूज़ में थी। तो मे भी हो सकता है, लेक्स तो हिमाचल की वही हैं जो 10 साल पहले भी थी, 100 साल पहले भी थी, आज भी वही हैं, पर एग्ज़ाम में वो पूछ ली जाती हैं जो बार-बार आपके कहीं न कहीं न्यूज़ में देखने को मिलती हैं। इसलिए हमारा जो मेन एम रहता है वो ये होता है कि आपको उन चीज़ों की ओर ले जाएँ जो हाल-फिलहाल में न्यूज़ में देखने में मिल रही हैं, ठीक है? सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। आपने कमेंट में बताना है कि जो ठियोग है उसकी स्थापना किस राजा ने की थी, उस रियासत की स्थापना। और ये आपने देख लिया होगा, ठीक है? पिक्चर भी लगा देता हूँ मैं आपके लिए आजकल, क्या कि आपको थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाए आपके माइंड में, ठीक है? सो हमारा नेक्स्ट जो प्लेस इन न्यूज़ है वो है वैसे ये बिल्डिंग है, मोनूमेंट है, पर इसको हम प्लेस और मोनूमेंट में कवर कर लेंगे। ये एलर्सली भवन, ये क्यों न्यूज़ में है? ये हमारा, एक तो पहले मैं आपको बताता चलूँ जिनको नहीं पता है, आज के टाइम में ये भवन हमारा सेक्रेटेरिएट है। क्या है? सेक्रेटेरिएट, जहाँ पे हमारे सारे सेक्रेटरी बैठते हैं, ठीक है? और सरकार जहाँ से चलती है। तो ये क्यों न्यूज़ में है? ये इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि ये सबसे ओल्डेस्ट बिल्डिंग थी। ये बिल्डिंग जो है 1886 में आई थिंक बनी थी, 1886 में। इसको बनाने वाले कर्नल एच.एस. अबोट थे, ठीक है? आपने ध्यान रखना है, सबसे पहले ये बिल्डिंग किसने बनाई थी? कर्नल एच.एस. अबोट ने। और तब से लेके आज तक ये बिल्डिंग जो है अपनी सेवाएँ दे रही है। पहले जब हिमाचल के पास ये बिल्डिंग नहीं थी, हिमाचल के पास ये बिल्डिंग 1967 में आई है। उससे पहले ये बिल्डिंग पंजाब के पास थी, पंजाब गवर्नमेंट के पास, और उनका मिलिट्री डिपार्टमेंट यहाँ पे होता था, मिलिट्री डिपार्टमेंट, ठीक है? तो इस बिल्डिंग ने अपनी सेवाएँ पंजाब गवर्नमेंट को भी दी हैं, ठीक है? मिलिट्री डिपार्टमेंट उनका यहाँ चलता था। उससे पहले कर्नल एच.एस. अबोट का ये रेजिडेंस रहा होगा, और जब भी ये 1967 में हमारे पास आई, तो उसके बाद ये हमारे पास एज ए सेक्रेटेरिएट काम काम कर रही है, ठीक है? इसमें हमारा सेक्रेटेरिएट चलता है। और इसकी एक खास बात और बताऊं मैं आपको, हाल फिलहाल में आपने देखा कि पहलगाम में इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ, ठीक है? तो उसकी वजह से जो इंडिया पाकिस्तान का जो एग्रीमेंट है वो भी न्यूज़ में है। इंडिया पाकिस्तान का जो एग्रीमेंट है 1972 का, ठीक है? और ये उस वे से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि जो ये एग्रीमेंट हुआ था उसमें एक मीटिंग जो है इसके अंदर एक हॉल है, जिसका नाम आज के टाइम में समिट हॉल रखा हुआ है। क्या नाम रखा हुआ है? समिट हॉल।
जो मीटिंग थी वो कहाँ हुई थी, इस भवन के उस हॉल में हुई थी। आज के टाइम में ये हॉल, जहाँ पे हमारी जितनी भी कैबिनेट की मीटिंग्स होती हैं, कैबिनेट मीटिंग होती हैं, वो कहाँ पे होती है, इस समिट हॉल में होती हैं। ठीक है, तो 1972 के बाद इस हॉल का नाम क्या रख दिया गया था, समिट हॉल रख दिया गया था। ठीक है, तो आपने ये भी याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि समिट हॉल हिमाचल प्रदेश में कहाँ है, तो वो शिमला में है। और किस भवन में है, हमारे सेक्रेटेरिएट में है। और इसका ओल्ड नेम क्या है सेक्रेटेरिएट का, एलर्जली। बनाया कब गया था, 1886 में एच.एस. अबोट द्वारा बनाया गया था। आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। सो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कन्यादान योजना। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स के बारे में पढ़ लेंगे, जो स्कीम्स पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और हमारे न्यूज़ में भी थी। ठीक है, तो एक वन बाय वन हम इनको करते चलेंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलूँ, ताकि जो दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो चीज़ों को समझ सकें। ठीक है, हमारी पहली जो ये योजना है वो है कन्यादान योजना। कन्यादान योजना क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि हाल फिलहाल में ही जो बजट था, बजट में इसकी जो राशि है इसको बढ़ा दिया गया है। आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पूछेगा, आपसे आपसे पहले तो हो सकता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले, आपसे पूछ ले कि एलिजिबिलिटी, कई बार दे देता है ना, कि ऐसे पूछ लेगा कि ये योजना, इस योजना का लाभ लेने के लिए जो पात्र है वो क्या कंडीशन रखता होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है कि जिस लड़की की शादी है वो बीपीएल परिवार से होनी चाहिए। ठीक है, या फिर वो कोई विडो होनी चाहिए, विडो इन द सेंस विधवा, या जिसको हम बोलते हैं कि निराश्रित, निराश्रित होनी चाहिए, मतलब जिसका कोई ना हो पीछे। ठीक है, और लास्ट इसमें है कि जो एनुअल इनकम है उस फैमिली की वो 35,000 से कम होनी चाहिए। जब ये सारी कंडीशंस या इनमें से कोई कंडीशन, जैसे कोई बीपीएल वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, विडो वाली हो रही है, निराश्रित वाली हो रही है, या फिर जो उनकी एनुअल इनकम है वो 35,000 से कम है। ठीक है, तो इस स्कीम के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। और इस स्कीम में जो अमाउंट है वो कितना दिया जाता है, 51,000। ठीक है, तो 51,000 इस अमाउंट को अभी फिलहाल में बढ़ा के कर दिया गया है। और तब ये एग्जाम में पूछी जा सकती है, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़रूरी है, तो आपने इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके साथ साथ एक और योजना है सगुन योजना। लगभग दोनों योजनाएं आपस में मिलती जुलती हैं। और इस योजना में जो लाभार्थी है, ठीक है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, या तो वो बीपीएल परिवार से हो, ठीक है, या फिर उसके माता पिता ना हो, मदर या फादर नहीं हो। ठीक है, और या फिर मदर फादर लापता हो गए हों, जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, लापता ऐसे लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इसमें जो सगुन योजना क्या होती है कि एक सगुन की तरह, जैसे हम किसी की शादी में जाते हैं और वहाँ पे एक सगुन वाला का जो कार्ड है ना, वो कार्ड हम दे देते हैं ना उनको। ठीक है, तो ऐसे ही गवर्नमेंट की तरफ से एक शादी के ऊपर शगुन दिया जाता है, किसको, लड़की को। ठीक है, शादी करने के ऊपर तो उसको 31,000 रुपये का शगुन दिया जाता है। ठीक है, तो आपने ध्यान में रखना है कि या तो बीपीएल परिवार से हो या निराश्रित हो, जिसका कोई आश्रय नहीं हो, मतलब उसका कोई पीछे नहीं है, या माता पिता नहीं है, या जीवित नहीं है, या फिर लापता है। ठीक है, तो ये दोनों स्कीम्स लगभग आपस में मिलती हुई हैं, आपने इनको ध्यान में रखना है। सो नेक्स्ट हमारी जो स्कीम है वो न्यूज़ में थी, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना। ठीक है, अब ये क्यों न्यूज़ में थी, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल्ड में कराऊंगा। हाल ही में जो 15 अप्रैल को हिमाचल डे हमने सेलिब्रेट किया है, वो हमने सेलिब्रेट किया है पांगी में। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में आपको प्रॉपर मैं लेके आ रहा हूँ, उसकी भी आपकी जो पीपीटी है वो तैयार हो चुकी है। और मैं साथ में ये बोलना चाहूँगा कि मार्च मंथ के जितने भी करंट अफेयर हैं उनकी पीपीटी आपको सुबह 10 बजे जो है टेलीग्राम में मिल जाएगी। ठीक है, आप उसको टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें और वहाँ से उस पीपीटी को ले लें, नोट्स अपने ले लें। ठीक है, ये जो हमने हिमाचल डे मनाया, ये पांगी में मनाया, और वहाँ की महिलाओं को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 15-1500 रुपये के हिसाब से, जो इस योजना की लाभ किस्त है, उसके हिसाब से पिछले 3 महीनों की किस्त जारी की है। ठीक है, तो इसलिए ये न्यूज़ में थी। हम थोड़ा सा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझेंगे, क्यों इसमें क्या क्या चीज़ें हमने पढ़नी है। तो पहले तो हम इसकी एलिजिबिलिटी समझेंगे कि कौन इसके लिए एलिजिबल है, क्योंकि आपने देखा कि पहले तो ये बोला गया था कि हर एक महिला को मिलेगा, बाद में एलिजिबिलिटी कंडीशंस लगाई गई। ठीक है, तो सबसे पहली जो कंडीशन है वो है बोनाफाइड ऑफ हिमाचली। ठीक है, पर्सन शुड बी बोनाफाइड ऑफ हिमाचली। ठीक है, मतलब पर्सन में कौन आएंगी, वुमेन्स आएंगी। ठीक है, और जो इनका एज है, एज इसमें क्राइटेरिया है 18 से 59 की जो महिलाएं हैं। ठीक है, 59 ईयर्स की महिलाएं। और उसके बाद इसमें वो महिलाएं जिनके घर की एनुअल इनकम 2.5 लाख से बिलो है। क्या है, बिलो है। और इसमें घर से कोई भी कर्मचारी जो है नो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए, मतलब कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। देखो इतनी कंडीशंस जो फुलफिल करेंगे, ऐसे
जो घर हैं जिनमें आज तक कोई ना एम्प्लॉई है, ना उनकी एनुअल इनकम इतने से ज़्यादा है और इस एज ग्रुप में वो आती हों और वो बोनाफाइड हों, उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, सरकार का मानना है कि इस योजना से हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार की बातें हैं, सरकार जाने। वैसे डेफिसिट में हिमाचल चल रहा है। ठीक है, सो आपने इसको ध्यान में रखना है। क्यों ध्यान में रखना है? क्योंकि ये न्यूज़ में थी और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने इसकी किस्तें पांगी के जो पांगी डिवीजन की जो महिलाएं हैं उनको दे दी हैं पिछले 3 महीने की। ठीक है, तो आपने इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। वैसे एक न्यूज़ और एक स्कीम और भी न्यूज़ में है, थोड़ा मैं आपको करवाता ही चलूँ उसको, मेरे को याद आई है। राजीव गांधी राजीव गांधी वन संवर्धन योजना, संवर्धन योजना। अब ये योजना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इस योजना के तहत हम क्लाइमेट चेंज को जो है, क्लाइमेट चेंज जो आज के टाइम में वैश्विक गर्मी हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और हिमाचल में भी टेम्परेचर बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन, आप आजकल देख भी रहे होंगे। ठीक है, तो उस चीज़ को कर्ब करने के लिए, उसको थोड़ा सा टैकल करने के लिए ये योजना सरकार के द्वारा चलाई गई है। बजट में इस योजना को 100 करोड़ का बजट दिया गया है और योजना क्या है कि जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं या कोई महिला मंडल है, महिला मंडल और युवक मंडल हैं, ठीक है, उन सबको वॉलंटरीली ये बोला जाएगा कि आप पैसे, उनको पैसे दिए जाएंगे हर एक साल। पहले साल में उनको आई थिंक 2.40 लाख दिया जाएगा और ये बोला जाएगा कि आप 1 से 5 हेक्टेयर भूमि के ऊपर फलदार पौधे लगाओ। ठीक है, फिर अगले 5 साल तक उन पौधों की रख रखाव के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए उनको हर साल पैसे दिए जाएंगे और एक एक युवक मंडल या एक एक महिला मंडल को इसमें 5 सालों में 6,20,000 के अराउंड इसमें पैसे दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत 6,40,000 है इसमें, 6,40,000 के अराउंड पैसे दिए जाएंगे। तो ये एक बड़ा कदम है सरकार का। इससे कुछ रोज मतलब जो हमारा वन है ना, वनों को बढ़ाने के लिए एक रोजगार भी पैदा हो गया है इसमें। ठीक है, तो पौधारोपण को रोजगार से लिंक किया गया है। गवर्नमेंट की ये एक नई पॉलिसी है। ठीक है, तो ये भी न्यूज़ में है, आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है, इस योजना से सरकार जो है रोजगार को जोड़ रही है किससे? वनों से। ठीक है, तो हमने एक और योजना कर ली, राजीव गांधी वन संवर्धन योजना। अब हमारा नेक्स्ट है स्वर्ण मसाला किसे कहा जाता है? देखो, इसका जो राइट डायरेक्ट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ, हल्दी है। ये न्यूज़ में क्यों है? ये न्यूज़ में इसलिए है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हल्दी पर हमारे सीएम साहब ने एमएसपी दिया है। एमएसपी का मतलब होता है, जिन स्टूडेंट्स को पता नहीं है, जो पहली बार चैनल पे हैं, वैसे मैं पिछली वीडियोज़ में बोल चुका हूँ। एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यदि आपकी हल्दी कोई नहीं खरीदेगा तो मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस है वो 90 रुपए के ऊपर गवर्नमेंट खरीदेगी। और यदि कोई वेंडर, टेंडरिस्ट या कोई कॉन्ट्रैक्टर आपसे आपकी हल्दी खरीदने आता है तो उसको कम से कम 90 रुपए तो आपको देने होंगे। 90 से कम वो आपसे नहीं खरीद सकता। तो गवर्नमेंट ने ये इसके ऊपर एक एमएसपी लागू किया है और कितने रुपए का किया है? 90 रुपए का किया हुआ है। ठीक है, आपसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हल्दी के ऊपर कितना एमएसपी दिया गया है, और ये भी एक क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि जो स्वर्ण मसाला है वो किसे कहा जाता है। अच्छा, थोड़ा सा मैं और बताता चलूँ आपको हल्दी के बारे में। हल्दी क्यों ज़रूरी है, इस पे एमएसपी देने की नीड क्या हुई? हल्दी पूरे विश्व में जितनी हल्दी उगाई जाती है उसका 78% जो है हल्दी पूरी इंडिया में उगाई जाती है। कहाँ उगाई जाती है? इंडिया में। और इंडिया, मान के चलो कि पूरे विश्व में अगर 100 किलो हल्दी उगती है तो इंडिया इसको 78 केजी हल्दी उगाता है। ठीक है, और यहाँ से हल्दी एक्सपोर्ट होती है वर्ल्ड के लिए भी। कहाँ के लिए? निर्यात होता है, भारत से क्या होता है? निर्यात, वर्ल्ड में भी। ठीक है, तो अगर हम हल्दी को एक अच्छी वैरायटी की हल्दी उगाते हैं, गुड वैरायटी की हल्दी उगाते हैं और उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमारे हिमाचल की जो इकोनॉमी है उसमें बूस्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, और हाल फिलहाल में ये चीज़ें मैंने ग्राउंड लेवल पे देखी भी है अपने विलेज में भी, कि जो वहाँ के महिला मंडल्स हैं या अदर जो कुछ ऐसे प्राकृतिक खेती के लिए जो ग्रुप्स बने हुए हैं, उनमें उनको हल्दी का बीज दिया गया है और वो हल्दी को उगा रहे हैं। ठीक है, एक अच्छे बीज को लेके अच्छे स्केल पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर इस प्रकार से हम इसमें सक्सेस हो जाते हैं तो हिमाचल की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए ये भी एक अच्छा कदम साबित हो सकता है। ठीक है, सो उम्मीद है कि आपको चीज़ें जो है अच्छे से समझ आ रही होंगी और मैं बड़े स्लोली आपके साथ चला हुआ हूँ। मेरे को पता है कि हर बार की वीडियो में मैं बोलता हूँ, जितने स्टूडेंट्स एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनको करंट अफेयर पढ़ने में
थोड़ा ज़्यादा समय लगाना पड़ता है। आपके लिए बहुत अच्छा सा क्रक्स लेके आता हूँ मैं, हर चीज़ को वेल डिफ़ाइन करके आपको देता हूँ, ताकि आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। आप इतनी मेहनत कर लो, वीडियो को ढंग से देख लो, घर में जाके इसके नोट्स बना लो। आपको पीडीएफ भी मैं भेज दूँगा, पर मैं आपको आपके हैंड रिटन जो नोट्स हैं, उनको प्रेफ़र करूँगा, ठीक है? सो अब नेक्स्ट हमारा चलता है साइंटिफिक टर्म्स के ऊपर। हमारी जो फर्स्ट टर्म है, वो रहेगी ग्रीन हाउस गैसेज़। देखो, मेरे को पता है कि ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो ग्रीन हाउस गैस के बारे में नहीं जानता है। फिर आप पूछेंगे सर कि आपने ये क्यों डाल दिया इसमें? तो मेरा इसमें डालने का जो मेन मकसद है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, ठीक है? जैसे मान लो ये हमारी अर्थ है, ठीक है? अर्थ की लेयर है, क्रस्ट, ठीक है? अब सूर्य से डेली हम क्या इंसुलेशन प्राप्त करते हैं, ठीक है? रोशनी कहाँ आती है? अर्थ के ऊपर आती है, जो हीट वेव्स हैं। अब ये वो गैसेज़ हैं जो जब हीट वेव्स अंदर आती हैं, अंदर तो वो आने देती है इन सन रेज़ को, परंतु यहाँ से बाहर नहीं जाने देती है, ठीक है? तो ये इस प्रकार का एक क्या होता है, ऊपर से कवच होता है। कवच समझते हैं ना आप? एक शील्ड होती है कि जब अर्थ से रेडिएट होके जो सोलर वेव्स हैं वो वापस जाने लगती हैं, तो उनको कौन रोकता है? ग्रीन हाउस गैसेज़ रोकती हैं। और देखो, आपने आज तक यही पढ़ा होगा कि ग्रीन हाउस गैसेज़ हमारे लिए बहुत खतरनाक है, डेंजरस है। नहीं, ग्रीन हाउस गैसेज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर ये गैसें नहीं होंगी तो पृथ्वी रात को ठंडी हो जाया करेगी और एक बर्फ़ की तरह जम जाएगी। तो अर्थ का जो टेम्परेचर है, जो हम रात को भी हल्का-फुल्का टेम्परेचर महसूस करते हैं, अब तो टेम्परेचर बढ़ रहा है डे बाय डे, ठीक है? जो कि क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा कंसर्न बना हुआ, मुद्दा बना हुआ है। तो उस चीज़ के लिए हम ग्रीन हाउस गैसेज़ को पढ़ रहे हैं यहाँ पे, कि अब ये अच्छी तो है हमारे लिए कि ये पृथ्वी को क्या कर रही है, थोड़ा गर्म रखने में हेल्प कर रही है। पर जैसे-जैसे इसकी डेंसिटी बढ़ रही है, इसमें से कोई भी जो रेडिएशन है वो बाहर की तरफ नहीं निकल पा रही है और डे बाय डे जो हमारा टेम्परेचर है वो बहुत रेज़ हो रहा है, ठीक है? अगर इसकी कंसंट्रेशन कम है तो इसमें से कुछ टेम्परेचर यहाँ पे बच जाता था, कुछ रेडिएशन यहाँ पे बच जाती थी, कुछ बाहर निकल जाती थी, ठीक है? अभी इसकी जो लेयर है वो बहुत डेंस हो रही है और उससे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो डे बाय डे बढ़ रहा है और इतना बढ़ रहा है कि उससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं और ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं, साथ साथ में इतनी गर्मी हो रही है कि पूरे वर्ल्ड में गर्मी हो रही है। जिस वर्ल्ड की जो गर्मी है उसको बोलते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग। क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। आई होप आपको समझ आया होगा। एक ऐसी लेयर ऑफ गैसेस जो इंसुलेशन अर्थ के ऊपर होता है, उस इंसुलेशन को क्या करती है, ऊपर बाहर निकलने से रोकती है। तो उनको क्या बोलते हैं हम? ग्रीन हाउस गैसेस। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर वेपर्स, ठीक है? मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड है और आपकी ओजोन इसमें आएगी, O3 और HCF इसमें आएगी, नॉक्स आते हैं इसमें और एक और आता है इसमें, मेरे को याद नहीं आ रहा है, एटसेट्रा करके, ठीक है? तो इसमें बहुत सी गैसेज आती हैं जो कि ये काम करती है अर्थ के टेम्परेचर को बनाए रखने में ज़रूरी होती है। पर जैसे-जैसे इसकी डेंसिटी बढ़ रही है तो हमारे लिए डेंजर साबित हो रही है, ठीक है? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी चीज़ें जो है अच्छे से समझ आई होंगी कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ इसमें, ठीक है? जो किरणें यहाँ से आ रही हैं उनको बाहर निकलने नहीं दे रही हैं और निकलने नहीं देंगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होगी और सारे ग्लेशियर जो है मेल्ट हो जाएँगे और बाद में फ्लड्स आएँगे हमारी नदियों में और बहुत एक बड़ा कंसर्न बन जाएगा, ठीक है? और नेक्स्ट है हमारा, ये भी इसी से एक जुड़ा हुआ टॉपिक है, कार्बन क्रेडिटिंग। अब कार्बन क्रेडिटिंग को समझने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है। कार्बन क्रेडिटिंग क्या है कि मान लो आपके पास दो कंपनीज हैं, ठीक है? एक ऐसी कंपनी है जो कि डेली सीमेंट बनाती है और पोल्यूशन कहाँ फेंक देती है? पॉल्यूशन फेंक देती है हिमाचल में। हिमाचल की एसीसी बरवाना, हिमाचल की अल्ट्राटेक फैक्ट्री, अंबुजा फैक्ट्री क्या करती है? डेली पॉल्यूशन क्रिएट करती है, ठीक है? सीमेंट तो बनाती है पर कार्बन बाहर फेंकती है। कार्बन कहाँ फेंक रही है? बाहर फेंक रही है। और एक कंपनी ऐसी है जो क्या करती है, रोज़ पौधे लगाती है, ठीक है? या फिर वो पवन चक्की, जैसे सोलर जो, एक हो गया आपके सोलर प्लांट्स, ठीक है? और एक हो गई आपकी विंड मिल्स। एक ऐसी है जो कि विंड मिल लगाती है, एक ऐसी है जो सोलर प्लांट्स लगाती है। तो इसमें कंसेप्ट क्या है कि गवर्नमेंट की तरफ से सभी जितनी भी कंपनीज़ हैं उनको ये बोला गया है कि जितना भी कार्बन आप इस एटमॉस्फेयर में छोड़ रहे हो ना, आपको उतने कार्बन का काम ऐसा करना पड़ेगा कि आप उस कार्बन को ख़त्म भी करें। अब ख़त्म तो ये लोग करेंगे नहीं। देखो, यहाँ पे 1 टन कार्बन जो है प्रोड्यूस हो रहा है इस वाली फैक्ट्री में, और अगर मान लो हमने यही जो इलेक्ट्रिसिटी है जो सोलर प्लांट से हम लगा रहे हैं, उसको कोल से बनाना होता, तो वहाँ पे भी 1 टन क्या होता, कार्बन एमिट होता और एनवायरनमेंट में चला जाता। परंतु ये 1 टन जो कार्बन है उसको एमिट होने से बचा रहे हैं, मतलब
एनवायरनमेंट में जाने से क्या कर रहे हैं, बचा रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, 1 टन कार्बन को सेव कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। और 1 टन कार्बन जब ये सेव करते हैं तो उनको एक क्रेडिट मिल जाता है, क्या, 1 कार्बन क्रेडिट। क्या मिल जाता है, 1 कार्बन क्रेडिट, एक सर्टिफिकेट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। अब जो कंपनियां इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ नहीं कर पा रही हैं, वो कंपनियां क्या करती हैं, ऐसी कंपनियों से ये सर्टिफिकेट होता है, ये बेचने वाला सर्टिफिकेट होता है, इसको हम बेच सकते हैं, ठीक है। तो वो कंपनियां क्या करती हैं कि इस सर्टिफिकेट को कुछ पैसे देके उसको इन कंपनियों से खरीद लेती है। तो इसको हम बोलते हैं कार्बन क्रेडिटिंग। मतलब कार्बन को खरीद लिया जाता है कि देखो हम तो पॉल्यूशन कर रहे हैं, परंतु यदि आपने ऐसा कुछ किया है जिससे वो जो पॉल्यूशन है, जितना पॉल्यूशन हमने क्रिएट किया, उस पॉल्यूशन से आप मतलब उतना पॉल्यूशन आपने बचाया है या उतना कार्बन आपने बचाया है एमिट होने से, तो हम आपको पैसे देके वो क्या करेंगे, परचेज कर लेंगे। और हम गवर्नमेंट को ये बोलेंगे कि हमने भी 1 टन कार्बन क्या किया, सेव किया है। मतलब हमने अपने कार्बन को न्यूट्रलाइज कर दिया है, जितना हमने छोड़ा था उतना ही हमने सेव कर लिया। तो ये है कार्बन क्रेडिटिंग का मेथड। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। जो बच्चे एलाइड के लिए तैयार कर रहे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है इस चीज़ को, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट है वो भी इसी से मिलता जुलता है कि कार्बन फार्मिंग क्या है। अब ये बोल रहा है कि कार्बन फार्मिंग क्या है। देखो, जो हम लोग अभी कार्बन एमिट होने की बात कर रहे थे ना, जितनी भी कंपनीज हैं वो क्या कर रही हैं, बाहर पॉल्यूशन छोड़ रही हैं। पॉल्यूशन में क्या हो रहा है, कार्बन 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 जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, ठीक है। अब जब कार्बन बढ़ जाएगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि पृथ्वी पे क्लाइमेट का कंसर्न पैदा होगा। इस चीज़ को टैकल करने के लिए हमने ये बोला कि एक तो इसको टैकल करने का तरीका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ। जब आप पेड़ लगाओगे तो जब पौधे ऑक्सीजन बनाते हैं तो वहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है कि CO2 प्लस H2O प्लस सनलाइट, और उससे फिर आगे आपको क्या मिलती है, O2, ठीक है। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं इसमें, जिसमें ऑक्सीजन बनती है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो कार्बन है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और पौधों में चला जाता है। परंतु इतना पॉसिबल नहीं है कि एकदम से इतना पौधारोपण कर पाना। तो ये गवर्नमेंट ये बोलती है कि फार्मिंग की कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्निक्स आप यूज़ करो कि जिसमें आपका जो जो कार्बन है, जैसे, ठीक है, जैसे आम पौधे जो क्या करते हैं, अपना भोजन बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस करते हैं और उस कार्बन को कार्बन सिक्विस्ट्रेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कार्बन सिक्विस्ट्रेशन, SEQUESTRATION, ठीक है। कार्बन सिक्विस्ट्रेशन करते हैं। तो वैसे ही कुछ पौधे, हम देखो जो छोटे पौधे होते हैं ना, जैसे फसलों के, वो भी तो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। वो भी तो बिहेव किसकी तरह कर रहे हैं, बड़े पौधों की तरह बिहेव कर रहे हैं, अपना भोजन बना रहे हैं। तो वो भी तो क्या कर सकते हैं कि जो CO2 है उसको अपने अंदर लेके उसको जमीन में, कार्बन को जमीन में ला सकते हैं, ठीक है। जो कार्बन है उसको जड़ों से जमीन में जा सकता है वो, ठीक है। तो जितना कार्बन बाहर फैला हुआ है उस कार्बन को दोबारा क्या करने के लिए, जमीन के अंदर लाने के लिए हम ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करें फार्मिंग में जो कि क्या हो, इको फ्रेंडली हो, और हमारे कार्बन को, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन को मिट्टी की लेयर्स में क्या, दफन कर दे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम कार्बन फार्मिंग। अगर ये टर्म आपको देखने को मिलती है तो आपके लिए नई नहीं होनी चाहिए, आप इसको समझते हो होनी चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा डार्क ऑक्सीजन। देखो ये भी कंसेप्ट जो है एक नया कंसेप्ट है। आज तक सब बच्चों ने यही सुना होगा कि जो ऑक्सीजन है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ से मिलती है, फोटोसिंथेसिस से मिलती है। कहाँ से मिलती है, फोटोसिंथेसिस से, ठीक है। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ, एक ऐसी चीज़, एक ऐसे रहस्य बताने वाला हूँ कि जिससे ये देखा गया कि ऑक्सीजन जो है बड़ी मात्रा में किन्हीं और चीज़ों से भी मिल रही है। तो वो तरीका क्या है कि इसका कंसेप्ट पहले क्या बोलता है कि डार्क ऑक्सीजन वो ऑक्सीजन होती है जब ऐसी जगह जहाँ पे सनलाइट दूर दूर तक नहीं मिलती है, सनलाइट नहीं पहुँचती है, और वेरी डार्क में जहाँ पे अंधेरा छाया हुआ है वहाँ पे भी जो है ऑक्सीजन क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, उसको बोलते हैं हम डार्क ऑक्सीजन। एग्जाम्पल क्या रहेगा इसका, कहाँ ये प्रोड्यूस होती है, मान लो ये आपका क्या है, सी है, समुद्र। समुद्र में क्या होता है कि जो इसकी लोअर बेड होता है, ठीक है, इस बेड के ऊपर बहुत से मिनरल्स, जिनको हम बोल सकते हैं, बहुत से मिनरल्स ऐसे हैं जो कि फैले हुए हैं, ठीक है। जैसे आपके कोबाल्ट है, कॉपर है, आयरन है, निकल है, जिंक है, और एटसेट्रा, मतलब बहुत से वो है। तो ये वैसे फैले होते हैं जैसे कोल फैला होता है, बड़े बड़े ढेरों पे, ढेर की तरह फैले होते हैं, ठीक है। और जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रिएक्शंस हैं, कौन सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। तो इन जो हमारे
एलिमेंट्स हैं, इनसे क्या निकलती है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। क्या होती है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, और काफ़ी बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो इस ऑक्सीजन को क्या बोला गया है, डार्क ऑक्सीजन। अगर आपके पेपर में कभी कंसेप्ट आपसे पूछा जाएगा कि डार्क ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस और ये प्रोसेस बताएगा, तो आपने उसको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होगा तो उसको करेक्ट करना है। ठीक है, और उसको कई बार चीज़ों को जो एचएस या फिर अलाइड देने वाले बच्चे हैं उनको ऐसे क्वेश्चन फंसाए जाते हैं। ठीक है, तो आपने स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ के उसको इस कंसेप्ट को याद करके जाना है और वहाँ पे उसको उस हिसाब से ट्रू फॉल्स उसका लगाना है। ठीक है, सो हमारी जो आज की वीडियो थी उसमें फ़िलहाल इतना ही था। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है वो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। ठीक है, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन है, और मैं ये मान के चलता हूँ कि आप इस वीडियो के ऊपर 500 लाइक्स, ठीक है, 2 दिन में करके देंगे। ठीक है, 2 डेज़ में, तब मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो क्या करूँगा, अपलोड कर दूँगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा। थैंक यू सो मच, आप लास्ट तक बने रहे और आपने अच्छी चीज़ें सीखी हैं। अगर वीडियो आपको वाकई में ही पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।